हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वागत है एमएच क्लास में। जहाँ आज हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मतलब चेंज इन स्टेट के बारे में, जिसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, जैसे द्रवणांक, हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चेंज इन स्टेट या मतलब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है बेसिकली, कि जैसे ठोस, द्रव, गैस, जिसका एक दूसरे में रूपांतरण होता है कि ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में और गैस का ठोस के अंदर। लेकिन इनका किस पॉइंट पे और किस वक्त पे इनका क्या पॉइंट रहता है उस टाइम पे जिनका ये रूपांतरण एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में होता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है द्रवणांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। द्रवणांक क्या होता है? जब कोई ठोस होता है तो उस ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। वो किस पे होता है? एक विशेष दाब और एक नियत टेम्परेचर में, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर और एक स्पेशल प्रेशर पे ये होता है। जब ये ठोस से द्रव में बदलने लगता है तो उस वक्त उस पॉइंट को हम कहते हैं द्रवणांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। और ये जब मान लो अगर कोई विशेष द्रव है, जब कोई विशेष द्रव मतलब जिसको हम ठोस में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हिमांक। तो सेकंड पॉइंट है हिमांक। हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, किसी विशेष दाब और नियत ताप मतलब किसी स्पेशल प्रेशर और फिक्स टेम्परेचर पर जब कोई द्रव जमता है या ठोस में रूपांतरण होता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि मान ले कि कोई भी पानी है, पानी को हमें जमाना है बर्फ़ के अंदर, तो जैसे कि वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस वक्त हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। कितने डिग्री पे आएगा इसका? 0.0 डिग्री सेल्सियस पे। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जब बर्फ़ को हम पिघलाते भी हैं तो बर्फ़ ठोस रूप में भी रहेगी तो 0 डिग्री पे रहेगी बर्फ़ में, लेकिन जब पिघलेगी तो पिघलने के बाद द्रव अवस्था में भी वो 0 डिग्री पे ही रहेगी। तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। और जो द्रव्यांक और हिमांक का मान बराबर होता है कई बार, तो वो कौन सा उत्पाद है? जैसे कि बर्फ़ का द्रव्यमांक किया अभी आपने और फिर उसका हिमांक किया, मतलब उसको बर्फ़ को पिघलाया और वापस से बर्फ़ बनाया, तो इसके अंदर टेम्परेचर कितना बताया मैंने? 0 डिग्री। तो ये क्या हुआ कि द्रव्यमांक और हिमांक का मान दोनों बराबर होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही बराबर होंगे। अगला है कि अगर ये जो दोनों चीज़ें हैं, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इनके अंदर अगर हम कुछ भी अशुद्धि मिला देते हैं, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल और रिसोर्स हुआ या कुछ भी बाहर से कुछ भी अशुद्धि मिलाएंगे इनमें, अशुद्धि मतलब जैसे किसी में नमक मिला देना या बाहर से कुछ और चीज़ मिला देना या फिटकरी, कुछ भी ऐसा चीज़, तो अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा? ये द्रवण मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को कम हो जाता है, दोनों का मान हमेशा कम हो जाता है। अब जो द्रव्यमांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, उस पर दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। अगर किसी भी मतलब ये मान लो कि जैसे भी हम पदार्थ का द्रव्यमांक बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो द्रव्यमांक भी बढ़ जाता है, और पदार्थ का द्रव्यमांक दाब घटाने से घट भी जाता है। वो दो कंडीशन होती है, वो कौन कौन सी होती है? अगर किसी भी वस्तु का, अगर किसी ठोस वस्तु को हम पिघला रहे हैं और उसका आयतन बढ़ रहा है, अगर उसका आयतन बढ़ रहा है तो दाब बढ़ाने पर उतना ये द्रव्यमांक भी बढ़ जाएगा। जैसे कि मोम हुआ, मोम को पिघलाने पे आयतन में बढ़ता है। तांबा हुआ, इसको आयतन में बढ़ाने पे गलने पर बढ़ जाता है, तो जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट मतलब द्रव्यमांक भी दाब बढ़ाने से बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें कि अगर आयतन में गलने पर, मतलब जैसे कि किसी ठोस को द्रव बनाते समय वो घटता है, आयतन में कम होता है, जैसे कि बर्फ़ या ढलुआ लोहा, तो ये सब होता है, तो इसमें द्रव्यमांक जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो दाब बढ़ाने पर घट जाएगा। अगर सीधी सी बात है, अगर आयतन में गलने पर बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, और अगर आयतन में गलने पर घटता है तो द्रव्यमांक भी घटेगा।
अगला है पॉइंट, गलने पर और जमने पर आयतन में परिवर्तन। मतलब जो कि मेल्टिंग हुआ और जो फ्रीजिंग हुआ, जो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आया उससे क्या इफेक्ट पड़ा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय पदार्थों में अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूबता है। जैसे ये बर्फ है, अगर हम ठोस बर्फ को पानी में डालेंगे और वो पिघलती रहेगी तो वो अपने ही पिघले हुए द्रव के अंदर वो तैरती रहेगी पर डूबेगी नहीं। या फिर जैसे कि डला हुआ लोहा या एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल, ये सब आयतन में क्या है, गलने पर सिकुड़ते हैं ना बर्फ और ये सब, तो क्या करेंगे कि ये द्रव में पल्लवन करेंगे। मतलब जो टुकड़े अपने ही द्रव में, पिघले हुए द्रव में तिरते रहेंगे। और इनमें क्या होता है कि कि जब कोई भी हम किसी भी को आकार डालते हैं, किसी भी धातु या किसी भी पदार्थ का, किसी को गलाते हैं फिर इसको ठोस रूप में परिवर्तित करके उसको आकार में डाला जाता है, मतलब सांचों में डाला जाता है कि हमें इसे ये आकार देना है सांचे में डाल के। तो सांचे में उसी ही ठोस पदार्थ को डाला जाता है जिसका गलाने पर जिसको आयतन में बढ़ते हों। अगर वो आयतन में सिकुड़ देंगे तो वो सांचों में नहीं जा सकते। जैसे कि मुद्रण की जो धातु होती है, मतलब जैसे कि जो आयतन में बढ़ती है, जैसे कि लोहा हुआ तो वो आयतन में बढ़ेगा। तो आयतन में अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें उसका हम सांचे में डाल सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि मोम हुआ तो मोम भी आयतन में बढ़ेगा तो उसे भी हम सांचे में डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि सोना चांदी हुआ, ये स्टेम लगाई जाती है, इन्हें सांचों में नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आयतन में सिकुड़ते हैं। जैसे एंटीमनी या बिस्मिथ, पीतल, ये आयतन में सिकुड़ते हैं तो इनको स्टैम्प लगाया जाता है या छापे के द्वारा छापा लगाया जाता है, लेकिन इसको सांचे में नहीं डाला जाता। अब है फ्रीजिंग मिक्सचर, मतलब हिमांकारी मिश्रण। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे आसपास जो आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं या कोल्ड स्टोर के जो जूस वाली दुकानें होती हैं, उनमें क्या करते हैं कि जूस रखने के लिए वो बर्फ़ के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े करके उनके अंदर जूस को रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी से। तो उसमें क्या होता है, जब वो बर्फ़ होती है तो उसमें कुछ बाहर से अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो एक्सटर्नल सोर्स मिलाया जाता है, शुद्धि मिलाई जाती है, जिससे वो बर्फ़ क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लो टेम्परेचर पे चली जाती है और वो ज़्यादा देर तक पिघलती नहीं है। अब इसमें क्या लेते हैं, जैसे इसके जैसे मान लो कि कोई बर्फ़ है, अब घर में आइसक्रीम जमानी है तो ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, एक भाग तो नमक का और 3 भाग बर्फ़ के, मतलब जैसे 100% के अंदर से 75% बर्फ़ डाल दो और 25% उसमें नमक डाल दो बर्फ़ के अंदर। तो उसका टेम्परेचर बर्फ़ का जो 0 डिग्री था वो पहुंच के -22 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो -22 डिग्री से ये 0 डिग्री आने में उसको बहुत टाइम लगेगा और पिघलने के लिए उसको बहुत टाइम मिल जाएगा बर्फ़ को, इसलिए वो ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेगी। तो उसमें क्या हुआ, 3/1 के अनुपात में, मतलब 75% बर्फ़ और 25% नमक मिलाने में। तो ये जो मिश्रण हुआ इसे बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर या हिमांकारी मिश्रण। इसमें देखो 2 चीज़ें होती है, जैसे कि कोई भी द्रव है जो वो ठोस है, अगर ठोस को हम द्रव में चेंज करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे भी मैं उसको हीट दे रहा हूँ, कोई ऊष्मा दे रहा हूँ बाहर से, अगर जैसे मान लो उसका जब मैंने ठोस था तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री, ठीक है, अब मैंने उसको पिघलाया तो पिघलाने पर उसने टेम्परेचर हो गया उसका 30 से 50 डिग्री। तो क्या हुआ, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ लेकिन अभी भी वो ठोस रूप में ही है। तो ये हो गया, जो ऊष्मा मिली उसको वो थी स्पेसिफिक हीट, या फिर बोलते हैं जैसे विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या कार्य होता है कि केवल जो टेम्परेचर होगा वो उसी को इंक्रीज करेगा, लेकिन जो उसकी पदार्थ की अवस्था है वो वैसे की वैसी अवस्था बनी रहेगी, चाहे ठोस है तो ठोस रहेगी, द्रव है तो द्रव रहेगी। तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट। एक होती है लेटेंट हीट, या जिसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जैसे कि मान लो ये जो 30 डिग्री टेम्परेचर था, अभी भी मान लो ये 30 डिग्री ही टेम्परेचर है, मैंने कम से कम बहुत देर से इसको ऊष्मा दे रहा हूँ या बहुत देर से इसको गर्म कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी भी
30 डिग्री पे ही है, लेकिन क्या हुआ कि ये ठोस से चेंज होके अब द्रव में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो बाकी की ऊष्मा कहाँ गई? अगर ये टेम्परेचर बढ़ता तो स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा कर रहती, लेकिन अब ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो ये जितनी भी ऊष्मा थी वो सारी खर्च हुई है इसको ठोस से द्रव में चेंज होने, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने में। जो ये ऊष्मा काम में आई इसे बोलते हैं हम गुप्त की ऊष्मा, मतलब लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या यूज हुआ? केवल स्टेट चेंज करना, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता। और विशिष्ट ऊष्मा क्या यूज हुआ? ये केवल टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ये स्टेट चेंज नहीं करता। अब जैसे कि अगला है वाष्पीकरण। एक होता है जो हिमांकरी मिश्रण, वो बता दिया आपको। दूसरा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? जब किसी, अब तक तो आपने कर लिया कि ठोस को द्रव में चेंज कर लिया, द्रव को वापस से ठोस में चेंज कर लिया। अब बात करते हैं द्रव से गैस के बारे में। तो द्रव से गैस के बारे में हो गया वाष्पीकरण, जिसे बोलते हैं वेपराइजेशन। अब द्रव से वाष्प में परिणत होने को ही वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पन दो प्रकार का होता है, मतलब वाष्पीकरण हो गया दो प्रकार का, जिसमें पहला हो गया वाष्पन जिसे बोलते हैं इवेपोरेशन, और दूसरा हो गया क्वथन जिसे बोलते हैं बॉइलिंग। तो पहला है इवेपोरेशन मतलब वाष्पन। तो अगर क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहेंगे। जैसे कि मान लो इसका क्वथनांक 120 डिग्री है, तो अगर इससे कम ताप पर ही द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे वाष्पन कहेंगे। जैसे 110 डिग्री पे ही ये द्रव वाष्पित होना स्टार्ट हो गया तो ये हो गया वाष्पन। इनमें इस वाष्पन में चार बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला है क्वथनांक का कम होना, मतलब जितना टाइम क्वथनांक दिया हुआ था उससे कम होना चाहिए। दूसरा है द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन भी अधिक होगा। जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उतना ही वाष्पन भी अधिक होगा। तीसरा है द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बड़ा होगा वाष्पन भी उतनी ही ज़्यादा होगा। जैसे कि एक बड़े भगोने में अगर पानी हम गर्म करें तो वाष्पन उसमें जल्दी होगा, और एक हम छोटी बाल्टी के अंदर पानी को गर्म करें तो वाष्पन कम होगा, क्योंकि एरिया उस बड़े भगोने ने ज़्यादा घेर रखा था। और चौथा है द्रव के पृष्ठ पर। तो द्रव के पृष्ठ पर क्या होगा? अगर हम इसमें 3 पॉइंट है। अगर द्रव के पृष्ठ पर हम वायु बदलेंगे तो वाष्पन तेज होगा, मतलब अगर द्रव गर्म कर रखा है तो उस पर अगर हम हवा चलाएंगे तो वो जल्दी ठंडा होता है। जैसे हम दूध पीने से पहले फूंक मारते हैं तो उसकी पृष्ठ को फूंक मारने में क्या होगा? वो टेम्परेचर कम करेगा। और एक है द्रव के पृष्ठ पर वायुदाब जितना कम होगा वाष्पन भी उतनी तेजी से होगा। मतलब अगर प्रेशर्ड नहीं होगा उस पर तो वाष्पन भी उतनी ही जल्दी करेगा। जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या करते हैं? उसमें अंदर प्रेशर मतलब दाब बना हुआ रहता है बंद होने के कारण। तो दाब होने के कारण क्या होगा? उसका वाष्पन जल्दी से नहीं हो पाता। वो खुला होता तो जल्दी वाष्पित हो जाता, और वो वाष्प अंदर ही अंदर रहती जिससे खाना जल्दी पक जाता है। अगर वो वाष्पित खुला रहता तो वो सारा वाष्पन हो जाता पानी, और जल्दी से वो खाना पक नहीं पाता। और एक है कि वाष्पन जितना बढ़ाया जाए वाष्पन की दर उतनी घटती जाती है। अब जैसे कि मैंने वाष्प का दाब अगर बढ़ा देता उस पर तो दाब उसकी घट गई। जैसे प्रेशर कुकर में जितना दाब बढ़ाए तो वाष्पन की दर भी घट जाती है, तो धीरे धीरे वाष्पन होता है उसमें। तो ये 4 पॉइंट हो गए थे किसके? वाष्पन के, मतलब इवेपोरेशन के। अब सेकंड है क्वथन मतलब बॉइलिंग। तो क्वथन बॉइलिंग होता है कि बॉइलिंग पॉइंट दाब किसी निश्चित दिए हुए नियत मान के लिए नियत ताप पर अगर द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प में वो कन्वर्ट हो रहा है तो उसे उस नियत ताप पर द्रव का क्वथनांक कहते हैं। कि हाँ ये इस फिक्स पॉइंट पे या इस फिक्स ताप पर, एक बार कांस्टेंट ताप पर यह द्रव से वाष्पन में चेंज हो रहा है तो इस पॉइंट को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग या क्वथन कहते हैं। इसकी भी 2 विशेषताएं हैं। पहली है दाब अगर बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और दूसरी है दाब अगर घटाएंगे तो द्रव का क्वथनांक भी घट जाता है। जैसे कि मान लो कि मैंने
जैसे कि मैंने वो एक प्रेशर कुकर लिया, अब प्रेशर कुकर में क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो अंदर जो स्टीम होगी वो भी जो उस क्वथनांक है, जो उस क्वथनांक पे जिस पे वो द्रव से वाष्पित होती वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो अगर पहले 100 डिग्री पे अगर वो वाष्पित हो रही थी, वो बाद में कितने पे होगी, 120 डिग्री पे। या फिर जैसे कि दाब घटने पे, जैसे कि मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ तो ऊंचे स्थानों पे जाने पे क्या होता है, दाब घट जाता है। जैसे पहाड़ पे या पहाड़ियों पे जितना ऊंचा स्थान होगा दाब घट जाता है वायुमंडल में, तो अब वहाँ दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा। तो वहाँ जाके मैं अगर उस पानी को गर्म करूँगा किसी बर्तन के अंदर तो वो क्या होगा, उसका क्वथनांक घट जाता है। अगर वो 100 डिग्री पे हो रहा था तो अब वो कितने पे होगा, 80 डिग्री पे हो जाता है। चलिए तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक, गलनांक और ये सब दौड़नांक, हिमांक, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्लास नंबर 4 के अंदर बात करेंगे हम परमाणु संरचना की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास नंबर 4 में।